Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 8 of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के जो भी इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे अब हम पढ़ेंगे. ठीक है. Following double fertilization, events of endosperm and embryo development, mature of ovules to seed and ovary into fruit and are collectively टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है. तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं ना एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, जिसमें क्या होता है जो ओव्यूल होता है वो मैच्योर होके सीड बन जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो इन सारी जो इवेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के बारे में. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के पहले क्यों होता है. तो इसको अब हम आगे पढ़ेंगे. द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. ठीक है. तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है ना वो रैपिडली डिवाइड होकर के वो क्या बना लेता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है. ठीक है. एक बार मैं बता दूं, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है जिसे हम कॉमनली बोलते हैं पीईसी जब डिवाइड होता है रैपिडली तो वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेता है. ठीक है. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. तो जो cells होते हैं ना एंडोस्पर्म टिश्यू के, वो उनमें रिजर्व फूड होता है, मीन्स स्टोर करा हुआ फूड मटेरियल होता है जो कि यूज़ काय में किया जाता है ताकि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर सके. ठीक है. तो न्यूट्रिशंस जब भी प्रोवाइड होगी जब रिजर्व फूड मटेरियल होगा सेल्स के पास, तो तभी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा. ठीक है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. तो जब मोस्ट कॉमन डेवलपमेंट होता है, टाइप का डेवलपमेंट होता है जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसमें क्या होता है जो PEN जैसा कि हमें पता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बोला जाता है. तो उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाता है जिससे कि वो फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं उससे बहुत सारे. ठीक है. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो ये जो स्टेज होती है ना जिसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है और फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है. सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. तो क्या होता है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूक्लियस के आसपास, तो इससे क्या होता है एंडोस्पर्म में क्या सेल्यूलर हो जाता है. मीन्स ऑब्वियसली अगर उसके आसपास सेल वॉल बन गई है तो वो अब क्या सेल्यूलर कहलाएगा. ठीक है. तो एक बार और शॉर्ट में बता दूं, जो PEN होता है जब उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो उससे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जब सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाता है तो उसे बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ओके. तो इस तरह से सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है. द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज जेंटली. तो जो फ्री न्यूक्लियाई बने हैं कब बने, सेल्यूलराइजेशन के पहले जो फ्री न्यूक्लियाई बने थे वो जेंटली वेरी करते हैं. ठीक है. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है. जैसा कि हमें पता है कि जो कोकोनट के अंदर का पानी जो हम पीते हैं उसमें क्या कि वो कुछ नहीं, मतलब उसका जो पानी होता है ना उसे क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है. ठीक है. तो मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसके पानी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं. एंड सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. और उसके आसपास जो वाइट कलर का लेयर होता है उसे बोलते हैं वाइट कर्नल. तो उससे वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है एक्चुअल में. ठीक है. एंडोस्पर्म में इधर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो. तो एंडोस्पर्म जो है ना
कम्प्लीटली कंज्यूम हो सकता है बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म का काम क्या है, फूड रिजर्व करना, और डेवलप एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए वो कभी कभी पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए और उसे पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पी, कोकोनट एंड बीन्स। बिफोर सीड्स मैच्यूरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड्स, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट। तो सीड के मैच्योर होने से पहले ऐसा भी हो सकता है इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, वो पहले ही मैच्योर हो जाए सीड। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैस्टर एंड कोकोनट। एंड बी यूज अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, और इसे यूज़ कब किया जाता है, जब सेल जर्मिनेशन होता है। स्प्लिट्स ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंड नट, फ्रूट्स ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर एंडोस्पर्म इन each case and find whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice and maize. Okay. So next अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में। Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा था इस चैप्टर के कि जो एम्ब्रियो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एम्ब्रियो सैक के, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। ठीक है, मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अब ज़्यादातर जो जाइगोट्स डिवाइड होते हैं ना, वो जब भी डिवाइड होते हैं जब बहुत सारा अमाउंट एंडोस्पर्म का ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड होता है। दिस इज़ एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन है जिससे कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगर एंडोस्पर्म ही प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं होगा, अच्छे अमाउंट में फॉर्म नहीं होगा, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कौन फूड प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये एक तरह का अडेप्टेशन हो चुका है। ठीक है, Though the seed differs gently, the early stage of embryo development, embryogeny are similar to both monocotyledon and dicotyledon। ठीक है, मोनोकोटिलिडन क्या होते हैं, जिनमें सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, और डाइकोटिलिडन्स क्या होते हैं, जिनमें दो सीड्स प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर। ठीक है, in figure 2.13 depicts the stage of embryogeny in a dicotyledonous embryo. The zygote give rise to the proembryo and subsequently to the globular and heart shaped and mature embryo। तो इसे हम एक बार फिगर से समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर बी में देख सकते हैं, फिगर बी क्या शो कर रहा है, स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन अ डाइकॉट। ठीक है, तो इसमें ये जो जाइगोट है, ठीक है, जाइगोट में जब अनइक्वल डिवीजन होता है तो ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये ऊपर वाला ज़्यादा बड़ा है और नीचे वाला छोटा सा है, तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, बड़ा वाला, उसे क्या बोलते हैं हम, बेसल सेल बोलते हैं, और जो छोटा वाला सेल है उससे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। तो बेसल सेल डिवाइड होकर के ये बना लेता है एंड ये पूरा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। और जब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो ग्रेजुअली डिवाइड होकर के मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें ऊपर वाली साइड को बोला जाता है रेडिकल, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं रूट टिप। ठीक है, एंड दिस इज द प्लूम्यूल एंड दीज आर द कॉटिलिडन्स। ओके, सो ये डाइकोटिलिडनस प्लांट का है, इसीलिए इसमें दो कॉटिलिडन है, एक तो ये वाला एंड सेकेंड इज ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इमेज है मैच्योर एम्ब्रियो का। A typical dicotyledonous embryo in figure 2.14a consists of an embryonal axis and two cotyledons। तो इससे भी देख लेते हैं। जैसा कि आप इस फिगर ए में देख सकते हैं, फिगर ए क्या शो कर रहा है, अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो को शो कर रहा है, जिसमें इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस को हमें बताना है। तो अब एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होती है, टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस, इधर वाला जो पार्ट होता है ना, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये जो दो कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं डाइकॉट प्लांट का, इसलिए यहाँ पे एक तो ये वाला कॉटिलिडन और एक तो ये वाला कॉटिलिडन होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, दो कॉटिलिडन्स होते हैं।
ठीक है। और जो पोर्शन होता है ना एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर वाला, उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। तो मतलब ये जो इधर वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एपिकोटाइल रीजन, ठीक है। एंड विच टर्मिनेट्स इनटू प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। और जो टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल में, ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लूम्यूल है, और प्लूम्यूल को क्या बोलते हैं हम, स्टेम टिप बोलते हैं। और जो रेडिकल होता है उसे बोलते हैं रूट टिप, ठीक है। सो दिस इज द स्टेम टिप एंड दिस इज द रूट टिप। और रूट टिप को जो कवर करता है उसे हम बोलते हैं रूट कैप, ठीक है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। तो ये पूरा फिगर हमने स्टडी कर लिया, अब इसे एक बार रीड कर लेते हैं। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is the epicotyle, जैसा कि मैंने आपको अभी फिगर में बताया, which terminates into the plumule and the stem tip, ठीक है। जो टर्मिनेट हो जाता है प्लूम्यूल में, जिसे हम बोलते हैं स्टेम टिप भी, ठीक है। The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle that terminates at its lower and the radical और रूट टिप, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जो पोर्शन होता है ना कॉटिलिडेंस के ऊपर वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जो कि टर्मिनेट हो जाता है उसके लोअर एंड पे, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल या फिर रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप, और रूट टिप का से कवर किया जाता है, रूट कैप से कवर होता है, ठीक है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडेंस, जिसमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है, possess only one cotyledon। अब जो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट होते हैं उनका एम्ब्रियो में सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। इन ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। इसे हम फिगर में देख लेते हैं। जैसा कि आप फिगर बी में देख सकते हैं, अब फिगर बी क्या शो कर रहा है, इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल साइड ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास, ठीक है। तो ये ग्रास का एम्ब्रियो को बताया गया है। तो इसमें जो कॉटिलिडन होता है ग्रास का उसे क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। ये स्क्यूटेलम यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज द स्क्यूटेलम। अब स्क्यूटेलम सिचुएटेड कहाँ होता है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। उसके लेटरल साइड जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ प्रेजेंट होता है स्क्यूटेलम, ओके। At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap enclosed in an undifferentiated sheath called the coleorhiza। तो इसे भी देख लेते हैं। और ये जो ग्रास का जो एम्ब्रियो होता है इसके लोअर एंड पे, ये वाले एंड पे रेडिकल प्रेजेंट होता है और रूट कैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि एनक्लोज्ड होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड शीट से, और वो अनडिफ्रेंशिएटेड शीट को क्या बोला जाता है, कोलियोराइजा बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड शीट होती है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है, इससे इसके अंदर पाया जाता है रेडिकल और रूट कैप, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ एनक्लोज्ड बाय रेडिकल एंड द रूट कैप, और अनडिफ्रेंशिएटेड शीट को बोलते हैं कोलियोराइजा, ओके। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. Epicotyle has the shoot apex and the few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structures called the coleoptile, ठीक है। अब इसे भी देख लेते हैं। अब जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो कि स्क्यूटेलम से अटैच्ड होता है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना इसे बोलते हैं एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल के अंदर क्या होता है, शूट एपेक्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ फोलियर स्ट्रक्चर्स, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर्स, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर्स, और इन्हें क्या बोला जाता है, कोलियोप्टाइल बोला जाता है। तो ये भी प्रेजेंट होती है एपिकोटाइल के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ embryo of the grass, okay। Soak a few seeds in water, say of wheat, maize, peas, chickpeas and groundnuts overnight। अब कुछ सीड्स लो आप इन सारे प्लांट्स के, उन्हें आप सोक कर दो वाटर के अंदर ओवरनाइट तक, ठीक है।
मतलब पूरी रात भर आप उन्हें सोक करके रखो। देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो एंड द सीड्स। तो आप जब उसे देखोगे सुबह तो वो क्या स्प्लिट हो जाएंगे सीड्स, और उसमें आप ऑब्जर्व क्या करोगे, जो एम्ब्रियो के पार्ट्स होते हैं और सीड्स के पार्ट होते हैं उन्हें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। सो द नेक्स्ट इज सीड, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। दिस वॉज द लास्ट सेकेंड पार्ट। सो लास्ट वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। ओके, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।